हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी इन्फो 39। दोस्तों, वैली ऑफ द किंग में इजिप्शियन टूटनखामुन किंग का ख़जाने से भरा टॉम डिस्कवर किया गया। तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ ये टॉम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातदाद ख़जाने और टूटनखामुन किंग की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वज़न 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक टोयोटा गाड़ी के वज़न के बराबर बनता है। वैसे तो इस टॉम से मिलने वाला तमाम ख़जाना और गोल्ड प्रेसलेस था, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5,500 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, ये टॉम ढूंढने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी इतना ज़्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो आखिर 3,000 साल पहले, जब ना ही कोई मशीनरी थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एशियन इजिप्शियन ने यह सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से? गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस वाउचर ने अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी मुख्तलिफ़ कंपोजिशन मुख्तलिफ़ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि टूटनखामुन के टॉम से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहाँ से एनिशियंट माइनर्स इतना ज़्यादा सोना निकालते थे। ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हज़ारों पहाड़ मौजूद हैं और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता है, ये वाकई ही एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस वाउचर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक सहरा में पहुंच गया, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने के ज़रात छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर टूटनखामुन टॉम से मिलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई ना कोई निशानात ज़रूर मिलेंगे। ये सहरा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से ज़िंदगी ना होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज़्यादा सोना इस सहरा के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा। जाहिर है इसमें काफ़ी ज़्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इस खोज में सहरा के अंदर जाते रहे। इस बंजर सहरा में कई घंटों तक सफ़र करने के बाद काफ़ी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंज़र देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि ये एक कदीम ज़माने का कुआं था जो पूरी तरह से खुश्क पड़ा था। ये बात तो जाहिर थी कि यह कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफ़िलों को पानी फराहम करता था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ कुछ और भी मौजूद था जो इस कुएं से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। थॉमस और उसके साथी को यहाँ एक पुराना कमरा भी बना हुआ दिखा जो अंदर से एक इबादतगाह का मंजर पेश कर रहा था। इस कमरे की दीवारों और छत पर काफ़ी मेहनत से पत्थरों पर कार्विंग करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। जब इस हार्ड वर्क को गौर से देखा गया तो इसमें से एक ऐसा राज छुपा हुआ मिला कि जिसको देखकर यकीन करना मुश्किल था। थॉमस के साथ आया दोस्त के एक आर्कियोलॉजिस्ट था। उसने बताया कि इस पेंटिंग में वही राज छुपा है जिसकी तलाश में हम लोग निकले हैं। पेंटिंग में साफ जाहिर था सहरा में बना यह कुआं और रेस्ट रूम इसी सहरा के सबसे पहला स्टॉप है जहां ये एनिशियंट गोल्ड माइनर आराम करने के लिए रुकते थे। एनिशिएट इंजीनियर ने गोल्ड माइन तक जाने के लिए कुओं और रेस्ट एरियाज़ का एक नेटवर्क बनाया हुआ था। इन एक अंदाजे के मुताबिक हर एक एरिया 70 से 80 किलोमीटर के फासले पर बना हुआ है और रेस्ट और एरिया से दूसरे तक पहुंचने के लिए माइनर्स की टीम को कई दिन लग जाते होंगे। जहां इस रेस्ट एरिया से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से थॉमस और उसका साथी बहुत खुश भी हुए। वहीं दूसरी तरफ उनको ये मालूम पड़ गया था कि ऐसे कई स्टॉप्स तक उनको मज़ीद ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए थॉमस कई सालों से इंतज़ार कर रहा था और वो मंजिल अब बहुत ज़्यादा करीब दिख रही थी। इसी वजह से उसने सहरा की गहराई में जाने का फ़ैसला किया। बंजर सहरा में एक के बाद दूसरा रेस्ट एरिया आता गया, लेकिन गोल्ड माइनर्स जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। अब आखिरकार पूरे 2 दिनों के बाद थॉमस को एक पहाड़ के किनारे पड़े ज़्यादा से पत्थर दिखाई दिए। पत्थर देखने में तो बहुत एक नॉर्मल सीन था, लेकिन
थॉमस का मानना था कि ये जगह एनिशिएंट गोल्ड माइनर्स का कैंप लगती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ, उस जगह पर पत्थरों से बने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिनकी मदद से पत्थरों को तोड़कर उनके अंदर से सोना निकाला जाता था। ये पत्थर जो देखने में एक नॉर्मल पत्थर लगता है, इसको एक टूल की मदद से तोड़कर क्रैश किया जाता था और फिर इस क्रैश में से सोने के ज़रात अलग किए जाते थे। जब यहाँ मज़ीद सर्चिंग की गई तो गोल्ड माइनिंग के कई टूल ज़मीन पर पड़े दिखाई दिए। क्योंकि थॉमस को एनिशिएंट गोल्ड माइनिंग टेक्निक के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी, इसी वजह से उसका मानना था कि एनिशिएंट माइनर इन पहाड़ों को खोद कर इनमें से टनल बनाते थे और इन टनल में ख़ास किस्म के लोग जाते थे जो सोना ढूंढ कर माइनिंग कैंप में लाया जाता था। अब जहां वो इस वक्त मौजूद है, माइनिंग कैंप में मौजूद माइनर की दूसरी टीम इन पत्थरों को क्रैश करके इनमें से सोना निकाल लेती थी और फिर वो सोना किंग्स वैली में भेज दिया जाता था। थॉमस को एनिशिएंट गोल्ड माइनर कैंप तो मिल चुका था, लेकिन अफसोस इस बात का था कि जिन टनल्स को वो बहुत कर रहा था, ऐसा एक भी टनल उसको दिखा नहीं दिया। शायद हज़ारों साल पहले खोदे गए टनल कमज़ोर थे और अर्थक्वेक की वजह से ख़राब हो चुके थे। एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्ड माइनिंग का यह तरीका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर उस दौर में 100 लोग एक हफ़्ते तक गोल्ड माइनिंग का काम करते होंगे तो उसमें सिर्फ एक स्पून गोल्ड इकट्ठा कर सकते होंगे। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टोटन खामून की टॉम से मिलने वाला गोल्ड माइन करने वाले हज़ारों अनिश्चित माइनर एक ही वक्त काम किया करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये टास्क कंप्लीट करने में कई साल लगे होंगे। माइन किया गया सोना छोटे छोटे ज़रात की फॉर्म में किंग्स वैली में भेजा जाता था, जहाँ पर एक अलग टीम इनको मुख्तलिफ शेप्स में डाल लेती थी। जैसे टोटन खामून का मांस, ज्वेलरी, चेयर्स और गोल्ड शर्ट शामिल था। 1922 में जब हार्वर्ड ने ये टॉम डिस्कवर किया था, तब उसमें 5000 मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें मौजूद थीं। इन तमाम चीज़ों का कैटलॉग बनाने में आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे 10 साल लग गए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।